Good morning, my dear students. This lecture is basically for UG third semester psychology honors. In this lecture, we again try to cover up the history of psychology, of Watson, the behaviorism which is proposed by the John B. Watson. So let's start. What are the contributions Watson given in his era to the psychology? So let's start. Okay. Behaviorism. Behaviorism emerged as a second force, and psychoanalysis was termed as first force of school of psychology. सो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग फोर्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं. तो दे आर बेसिकली थ्री काइंड ऑफ फोर्स या थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट वन नोट इट डाउन करते आप चले जाइए. पहला फोर्स है दैट इज साइको एनालिसिस. Second force is behaviorism. And third force is humanistic. सो यहाँ पे ये बात हो रही है कि बिहेवियरिज्म इमर्ज एज अ सेकेंड फोर्स. बिहेवियरिज्म किस फोर्स के तौर पर आया? दैट इज अ सेकेंड फोर्स. एंड साइकोएनालिसिस वाज टर्म्ड एज फर्स्ट फोर्स ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. फोर्स हम लोग किसे कहते हैं? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट. जब बहुत सारे लोग आपस में मिलकर किसी एक चीज़ के बारे में एक विचारधारा, एक संवेग या एक व्यवहार को विकसित करते हैं या व्यवहार को विकसित होते हुए वो उनकी कंसेप्ट को वो रखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल फोर्स. तो साइकोलॉजिकल फोर्स के बारे में जो कंसेप्ट सबसे पहला था वो फ्राइड का था, सिगमंड फ्राइड का था, जिन्होंने साइको एनालिसिस पे दिया था. देन उसके बाद जो कंसेप्ट लाया वो बिहेवियरिज्म यानी बेसिकली वाटसन के द्वारा दिया गया. और देन आया है ह्यूमनिस्टिक. ओके. तो अब हम लोग यहाँ इस क्लास में हम लोग बेसिकली वाटसन के थ्योरी पे फोकस किए हैं, वाटसन के कंट्रीब्यूशन पे फोकस किए हैं कि उन्होंने साइकोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूट किया था. ओके. सेकेंड पॉइंट, बिहेवियरिज्म हैव एंटागोनिस्टिक व्यू पॉइंट अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म. बिहेवियरिज्म का जो पॉइंट ऑफ व्यू था साइकोलॉजी को लेके या ह्यूमन बिहेवियर को लेके, वो बेसिकली जस्ट ऑपोजिट था स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म के. यानी स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के विरोध के लिए या फिर कहिए कि उनके द्वारा दिए गए विचारधाराओं के विपरीत विचारधारा लाया गया. किसके द्वारा? तो बिहेवियरिज्म के द्वारा. ठीक है. जॉन वर्डस वाटसन was an American psychologist who established the psychological school of behaviorism in 1913. जॉन वाटसन ही थे जिन्होंने 1913 में अमेरिका में साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म को एस्टेब्लिश किए थे, यानी उन्होंने इसको वहाँ पे स्थापित किया. Behaviorism is a scientific study of human behavior. Its real goal is to provide the basis for prediction and control of human beings. ठीक है. जब स्ट्रक्चरलिज्म की बात हुई थी तब ये बात हुई थी कि उन्होंने बेसिकली कॉन्सियसनेस पर बात की थी. तो उन्होंने कहा था कि इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वाटसन ने कहा कि जो बिहेवियरिज्म जो एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का करता है, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, इसका बेसिकली मेन गोल क्या है? तो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना एंड कंट्रोल करने के बाद उसके बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्शन करना कि वो कैसे रिएक्ट करता है, किसी स्टिमुलस के प्रति वो कैसे रिएक्ट करता है या कैसे वो रिस्पॉन्स करता है. ये वाटसन का मेन एम था, यानी बिहेवियरिज्म का मेन एम था कि किसी ह्यूमन बीइंग के बिहेव को ऑब्जर्व करना. किस कंडीशन में? दैट इज़ कंट्रोल कंडीशन में. ओके. नेक्स्ट, in 1913 Watson was labeled himself as a behaviorist in a seminar through presenting a paper entitled as Psychology as the Behavioristic Views It. 1913 में वाटसन ने एक पेपर प्रेजेंट करने के दौरान सेमिनार में उन्होंने अपने आप को बिहेवियरिस्ट घोषित किया. इन्होंने वो कहा कि मैं एक व्यवहारवादी हूँ. और वो जो पेपर
पब्लिश्ड या जो पेपर वो प्रेजेंट कर रहे थे सेमिनार में, उस पेपर का नाम था साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। ठीक है, Watson positioned behavioral psychology as purely objective experimental branch of natural science with a theoretical goal of prediction and control of behavior। वाटसन का जो बिहेवियर साइंस के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका ये कहना था कि ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है। ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें कोई आत्मनिष्ठता की भाव, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, और ये बेसिकली प्योर नेचुरल साइंस है जिसके आधार पर किसी पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल और प्रिडिक्ट किया जा सकता है या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें कहा गया है इन 1919 Watson emphasized the metaphysical position in which he denied the existence of consciousness. Thus, Watson's behaviorism termed as mindless psychology. In 1913 वाटसन क्या किया, उन्होंने एम्फसाइज किया मेटाफिजिकल पोजिशन इन विच ही डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। 1909 में या फिर वाटसन ने बेसिकली अपने बिहेवियरिज्म में कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट को बिल्कुल डिनाई कर दिया, उन्होंने इसको माना ही नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस की कोई बात यहाँ पे नहीं होगी, इसलिए इनके इस थ्योरी को या बिहेवियरिज्म को बेसिकली माइंडलेस साइकोलॉजी माना गया, क्योंकि इसमें उन्होंने कॉन्शियसनेस जो माइंड की बात की गई थी उस बात को उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंट्रीब्यूशन। अब वाटसन ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया इन डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन क्या था वाटसन का। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, देन मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, postulates of psychology, principles of connection, principles of selection and mind body problem। इस बेसिकली 6 एरिया में वाटसन का अपना कंट्रीब्यूशन था। क्या था आगे देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने साइकोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाटसन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच study the human behavior। He denied the concept of consciousness and mental function and accept the stimulus response as a subject matter of psychology। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होता है कि वाटसन ने ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस किया और उन्होंने कहा कि हम साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, यानी कोई उद्दीपक जब हमारे सामने प्रेजेंट होता है तो हम उसके प्रति किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ना कि हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। ठीक है, तो वाटसन बेसिकली कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कॉन्शियसनेस की कोई बात ही नहीं होती है, जब हम किसी पर्सन के बिहेवियर को मेज़र करते हैं तो वही हमारा साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर होता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, वाटसन सेड दैट साइकोलॉजी इज द ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ बिहेवियर, सो बिहेवियर कांट बी स्टडीड एक्यूरेटली बाय इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। ओके, क्या कह रहे हैं वाटसन, कहते हैं कि साइकोलॉजी इज ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी वो व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। तो हम किसी के व्यवहार को इंट्रोस्पेक्टिव मेथड के द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते हैं, जो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म का मेन मेथड था, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी या स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन वाटसन कहते हैं कि हम इंट्रोस्पेक्टिव मेथड के द्वारा किसी पर्सन के बिहेवियर को एक्यूरेटली अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें किसी पर्सन के बिहेवियर को एक्यूरेटली स्टडी करना है कि उसका बिहेवियर क्या है, यानी कोई स्टिमुलस उसके सामने अगर प्रेजेंट होता है तो वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, इसके लिए उन्होंने बेसिकली 4 मेथड्स पे फोकस किए। 4 मेथड्स क्या था, फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, देन कंडीशन रिफ्लेक्स टेक्निक, देन टेस्टिंग मेथड एंड मेथड ऑफ वर्बल रिपोर्ट। इन 4 मेथड्स के सहारे उन्होंने कहा कि हम किसी पर्सन के बिहेवियर को मेज़र कर सकते हैं या उसके बिहेवियर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज
postulates of psychology. Watson explained some postulates in behaviorism. Those are as follows. वर्टसन ने साइकोलॉजी के कुछ postulates की बात की थी जो इस प्रकार क्या है. पहला, behavior is constructed by muscular movement and glandular secretions. Thus, behavior can be measured by physiochemical process. इन्होंने कहा व्यवहार का जो निर्माण होता है वो ग्रंथीय स्रावों तथा पेशीय गतियों से ही होता है. इसलिए जब व्यवहार का निर्माण इन दोनों चीज़ों के आधार पर हुआ तो हम किसी पर्सन के व्यवहार को दैहिक रासायनिक यानी फिजियोकेमिकल प्रोसेस के आधार पर माप कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट इज बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय रेस्पॉन्स एलिमेंट्स. मतलब क्या है, बिहेवियर इज डिटरमाइंड यानी व्यवहार का जो निर्माण है या व्यवहार का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है, अनुक्रिया के तत्वों के मिलने से. डिटरमाइंड बाय रेस्पॉन्स एलिमेंट्स. जब रेस्पॉन्स एलिमेंट्स एक साथ मिलते हैं तो हम किसी के बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं या बिहेवियर का निर्माण होते हुए माने जाते हैं. ठीक है. Every effective stimulus produce immediate response. Thus, behavior have a particular cause-effect determinism. इसमें उन्होंने क्या कहा कि हर स्टिमुलस, जब भी हम किसी स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं तो उसके प्रति एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है और ये इमीडिएट रिस्पॉन्स बताता है कि उस स्टिमुलस एंड उस रिस्पॉन्स के बीच में क्या कारण परिणाम संबंध है. ठीक है. तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो प्रत्येक प्रभावी उद्दीपक का एक तात्कालिक अनुक्रिया उत्पन्न करता है. ठीक है. यानी कोई भी इफेक्टिव स्टिमुलस जो है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स तैयार करता है और इसी के आधार पर व्यवहार एक निश्चित कारण परिणाम पता चलता है. नेक्स्ट, Watson always forced to objective data which is can't studied by introspective method. Watson हमेशा क्या फोर्स करते थे, ऑब्जेक्टिव डेटा. ऑब्जेक्टिव जो आत्मनिष्ठ ना हो, वस्तुनिष्ठ हो, और ऐसे डेटा को प्राप्त करने के लिए या ऐसे डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को ही महत्वपूर्ण माना. उन्होंने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को महत्वपूर्ण नहीं माना. उनके अनुसार इंट्रोस्पेक्टिव मेथड के द्वारा हम ऑब्जेक्टिव डेटा को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शंस. Watson support law of frequency, law of recency and Pavlov's classical conditioning theory for learning. He rejected Thorndike's law of effect. Watson जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉ ऑफ रिसेंसी को एक्सेप्ट किए, प्लस उन्होंने पैवलव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को भी एक्सेप्ट किया फॉर लर्निंग. लेकिन उन्होंने थॉर्नडाइक्स के लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया. उनके अनुसार इसके आधार पर हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन. प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में क्या कहा गया, द मेन एम ऑफ बिहेवियरिज्म इज टू प्रिडिक्शन ऑफ रिस्पॉन्स. अ पर्सन कैन स्टिमुलेट बाय वेरियस काइंड्स ऑफ स्टिमुलस एट ए टाइम बट he either she responds to a particular one, not for all. Such kind of selection process are based on inherited tendencies. इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि व्यवहारवाद का जो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या था, पर उन्होंने क्या कहा कि व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य ही है अनुक्रिया के बारे में पूर्व कथन करना. ठीक है. और ये उद्दीपन के चयनात्मक प्रक्रिया यानी सिलेक्शन बेस्ड होता है, क्योंकि देखो सिंपल वे में हमारे सामने बहुत सारा स्टिमुलस प्रेजेंट रहता है लेकिन हम उनमें से किसी एक को ही सिलेक्ट करते हैं, बाकी को सिलेक्ट नहीं करते हैं. दैट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस. और सिलेक्शन प्रोसेस किस पे बेस्ड होता है, तो वो अटेंशन पे बेस्ड होता है. यानी हम किस उद्दीपक पर अटेंशन देंगे, किस पे नहीं देंगे, इसी पे हमारा सिलेक्शन क्या होता है, बेस्ड होता है. ठीक है. नेक्स्ट, माइंड बॉडी प्रॉब्लम.
Watson denied the mind-body dualism. He opined that a person have only body, not mind. He said mind is a mystery box. Thus, Watson psychology is termed as mindless psychology. And he also mentioned that consciousness is only an assumption which can't be studied directly. माइंड बॉडी जो प्रॉब्लम था, जो माइंड बॉडी रिलेशन था, स्ट्रक्चरलिज्म में कहा गया कि दोनों पैरेलल है, फंक्शनलिज्म में कहा गया कि दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन वॉटसन ने कम्प्लीटली माइंड के कंसेप्ट को डिनाई किया और उन्होंने कहा जो भी है वो बॉडी ही है, क्योंकि बॉडी के आधार पर ही हम रिएक्ट करते हैं स्टिमुलस को देखकर और उसी के आधार पर हम किसी के बिहेवियर को जानते हैं. ठीक है. उन्होंने कहा माइंड जो है इट इज़ अ मिस्ट्री बॉक्स. ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नोट इट डाउन कीजिएगा. इट्स अ मिस्ट्री बॉक्स. दस वर्डसन साइकोलॉजी इज टर्म्ड एज ए माइंडलेस साइकोलॉजी. तो वर्डसन की ही साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है? दैट इज माइंडलेस साइकोलॉजी. एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. एंड he also mentioned that consciousness is only an assumption which can't be studied directly. कॉन्शियसनेस क्या है? एक अभी धारणा है या पूर्वकल्पना है जिसके बारे में या जिसको हम डायरेक्ट स्टडी नहीं कर सकते हैं. तो ये बेसिकली उनका जो प्राइमरी फील्ड पर था, ये कंट्रीब्यूशंस टोटल 6 कंट्रीब्यूशंस थे. कुछ सेकेंडरी कंट्रीब्यूशंस भी थे जो अदर कंट्रीब्यूट के अंतर्गत आते हैं जो वॉटसन ने साइकोलॉजी की फील्ड में दिया था. उसमें पहला है there are some secondary contributions of Watson which are discussed below. First is language development. According to Watson, language development behavior in child is determined by the vocalization and babblings. जो बचपन में छोटे बच्चे बा 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 दा 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 बोलते हैं, इसी के आधार पर और वर्बल लर्निंग के आधार पर बच्चे में क्या होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है. तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के एरिया पर भी वॉटसन के द्वारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया गया था. नेक्स्ट, थिंकिंग. फॉर वॉटसन, थिंकिंग इज ए कवर्ड बिहेवियर विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय मस्कुलर मूवमेंट्स आइदर ग्लैंडुलर सेक्रेशंस. such kind of behavior can't be observed directly. थिंकिंग के बारे में वॉटसन ने कहा था इट इज़ अ कवर्ड बिहेवियर, यानी ये छुपा हुआ व्यवहार है जिसको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं. कैसे देखते हैं? तो मस्कुलर, जैसे देखना बहुत कोई इंसान सोचते वक्त उसके चेहरे पे या फोरहेड के की जो नसें हैं वो खिंचाते, या बहुत कोई जब कोई सोचता है तो अपने हाथ को हिलाता है, तो दैट इज़ द मस्कुलर या गैंडुलर सेक्रेशंस जिसमें होता है. तो वॉटसन ने यही कहा था कि थिंकिंग जो है ये बेसिकली फिजिकल होता है, ये छुपा हुआ होता है, इसको हम लोग डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं. और ये कंस्ट्रक्टेड तैयार कैसे होता है? तो मस्कुलर मूवमेंट्स और हमारे ग्लैंडुलर सेक्रेशंस के द्वारा, जिसको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट उन्होंने इन्वायरमेंटलिज्म पर काम किया. उन्होंने कहा Watson denied the concept of instinct and emphasized the environmental factors. He said environmental factors determine the human behavior. Watson जो है inherent tendencies पर बिलीव नहीं किए. उन्होंने कहा कि इंसान जो भी करता है या अगर एक छोटे बच्चे को उसके पेरेंट्स से अलग कर दिया जाए तो वो अपने इन्वायरमेंट में रहकर एक अच्छा इंसान बन सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही है उसके पर्सनालिटी को उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करता है. इसी के आधार पर किसी पर्सन का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि वो कैसे डेवलप होगा. उसका इनहेरिट कुछ भी नहीं करता है उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है. तो बेसिकली वॉटसन जो है वो इन्वायरमेंटल फोर्सेस पर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर फोकस करते हैं कि कैसे उससे ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड होता है. देन उन्होंने इमोशंस के एरिया पे भी बहुत काम किए. Watson also showed his interest in experimental studies on emotion. Watson find out that at birth there are 3 unlearned emotional reactions, that is fear, rage and love. इमोशन के एरिया में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए और उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम पे उसमें बेसिकली 3 इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, दैट इज़ फियर, रेज एंड लव. मेमोरी के एरिया में भी वॉटसन के द्वारा बहुत ही
इम्पॉर्टेंट काम किया गया। उन्होंने मेमोरी के ट्राई प्रोसेस एक्सप्लेनेशंस को एक्सेप्ट किया, जिसमें उन्होंने लर्निंग की बात की, डिसयूज़ की बात किया और री लर्निंग। लर्निंग मतलब जब हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं अपने अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप। डिसयूज़ यानी जब हम सीखे हुए चीज़ों को बार बार नहीं दोहराते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। एंड री लर्निंग, अगेन हम जब उसको री लर्न करते हैं तो फिर से वो मेमोराइज होने लगता है। तो इस एरिया में भी वाटसन के द्वारा बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस किए गए थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्रिटिसिज्म पर, कि वाटसन के द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशंस या वाटसन ने जो भी कंट्रीब्यूट किया बिहेवियरिज्म पर उसको कैसे क्रिटिसाइज किया गया। तो वाटसन completely denied the instinct theory which is proposed by William McDougall. Thus, McDougall said that Watson basically shrank the area of psychology by denying the core concept of psychology like consciousness, introspective method, etc. वाटसन क्या किया, विलियम मैकडुगल के द्वारा दिए गए जो कंसेप्ट है, वो क्या कंसेप्ट था, दैट इज इंस्टिंक्ट थ्योरी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है कि इंस्टिंक्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो दैट इज विलियम मैकडुगल। तो वाटसन जो है इंस्टिंक्ट थ्योरी को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं और वो कॉन्शियसनेस इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को नहीं माने थे। तो इसमें विलियम मैकडुगल ने कहा था कि वो साइकोलॉजी के एरिया को बहुत सीमित कर दिए, क्योंकि विदाउट माइंड, विदाउट कॉन्शियसनेस, विदाउट इंट्रोस्पेक्टिव मेथड हम साइकोलॉजी को ब्रॉड एस्पेक्ट में नहीं समझ सकते हैं। ये विलियम मैकडुगल का कहना था, ये उनका आलोचना था वाटसन के प्रति। नेक्स्ट, other psychologists said that Watson tried to convert some mentalistic concepts into behavioral language. वाटसन ने क्या किया था कि कुछ मेंटलिस्टिक कंसेप्ट को बिहेवियरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा था। ठीक है, सो ये सारे क्या थे, फॉर एग्जाम्पल डिजायर, थिंकिंग एट्सेट्रा, इन सबको उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिहेवियरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जो कि सक्सेसफुल नहीं था। तो इसी को लेके अदर साइकोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट, टॉलमैन सेड दैट वाटसन रिमूव द कंसेप्ट ऑफ पर्पस इन हिज साइकोलॉजी। टॉलमैन क्या किए, पर्पस, जो कंसेप्ट ऑफ पर्पस जो टॉलमैन ने अपनी थ्योरी में दी थी, जब आप लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द टॉलमैन्स थ्योरी, उन्होंने उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को ही साइकोलॉजी का मूल मंत्र माना था। तो टॉलमैन ने कहा कि वाटसन ने इस कंसेप्ट को अपने साइकोलॉजी से पूरी तरीके से हटा दिया, जबकि इसका भी ये भी एक बहुत मुख्य कंसेप्ट है एक साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो ये बेसिकली 3 क्रिटिसिज्म है जो वाटसन के थ्योरी के लिए किया गया। बाकी अगर देखा जाए ओवरऑल तो वाटसन की द्वारा बिहेवियरिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया गया। द सब्जेक्ट मैटर, मेथड, सिलेक्शन, प्रिंसिपल, देन इमोशन के एरिया में, देन थिंकिंग के एरिया में, देन मेमोरी, इन्वायरमेंटल, लैंग्वेज, माइंड बॉडी कंसेप्ट। तो ओवरऑल देखा जाए तो वाटसन ने बिहेवियरिज्म नामक स्कूल की स्थापना करके साइकोलॉजी को एक नई दिशा प्रदान की। वो उसको कॉन्शियसनेस से बाहर निकाले, वो उसको माइंड बॉडी प्रॉब्लम से बाहर निकाले और ह्यूमन बीइंग को इन्वायरमेंट के अंतर्गत लाके उसकी स्टडी करने की कोशिश की कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का व्यवहार का अध्ययन हम उसके पर्यावरण के अंतर्गत कर सकते हैं। यानी कोई स्टिमुलस हम देंगे तो वो उसके प्रति कैसा रिस्पॉन्स करेगा, इसी पर आधारित था बिहेवियरिज्म, जो कि वाटसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, होप आपको समझ में आया कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटसन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। आप इसको अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। ओके गाइज, थैंक यू।